सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से उपग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से तल में जो है अस्थायी कक्षा में गति नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी में दिया भू अस्थायी उपग्रह भूमध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हम केवल भू अस्थायी उपग्रह ग्लोबल संचार के लिए ग्लोब के ओर का ही उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है, उपग्रह की गति इसके कक्षीय त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से उपग्रहों के बारे में जो कौन सा कथन सत्य है। कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल में अस्थायी कक्षा में गति नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग है, कर सकता है। ऑप्शन बी में है, भू अस्थायी उपग्रह भूमध्यवर्ती तल से जो है आरंभ किए जाते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है, तो स्वतंत्र तो स्प्रिंग में जो है 10 सेंटीमीटर तक संपीड़ित हो जाता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक जो है और 980 और न्यूटन मीटर पर इनवर्स है, तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें द्रव्यमान निकालने के लिए बोल रहा है इसका। तो k बराबर दिया गया है 980, x बराबर 10 सेंटीमीटर और h बराबर जो है दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। स्प्रिंग में जो है संग्रहित ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा इसका निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। संपीड़ित स्प्रिंग में जो है संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला है ये। तो 1/2 इंटू के का मान कितना दिया है 980 मल्टीप्लाई 10/10, सॉरी यहाँ पे चलिए फिर से करते हैं। के बराबर दिया हुआ है हमारा 980 न्यूटन मीटर पर इनवर्स और x बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और h बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें निकालना है संपीड़ित स्प्रिंग में जो है गतिज ऊर्जा निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। संपीड़ित स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये। तो 1/2 इंटू के बराबर दिया हुआ है 980 न्यूटन मीटर पर इनवर्स इंटू 10 इंटू 10। तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में कर, इसके लिए इससे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए ये 2 से कट गई 490, इससे ये शून्य कट गया, इससे ये शून्य कट गया और इधर ये, तो कितना हुआ हमारा 449/10। ये हो गया हमारा 4.9। तो चलिए जल्दी से आप लोग ये उतार लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी का सॉल्व करना है आगे। जल्दी से उतारिए।
तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें फाइनली तो इसमें m निकालना है। तो अब हम इसकी द्रव्यमान में जो है स्थितिज ऊर्जा में जो है कमी निकालेंगे उसकी। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है हमारा mgh, इसका फॉर्मूला होता है। तो m तो नहीं दिया हुआ है, m इंटू जी टू m इंटू जी 40 प्लस 10/100, m इंटू 9.8 जी का मान रख देंगे और 50/100, m इंटू 9.8/1/2। तो ये कट के हमारा फिर से आ जाएगा 4.9 m। चलिए जल्दी से उतारिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम इसको वो जो निकाले हुए थे उसको और इसको इक्वल कर देंगे। m अब 4.9 m बराबर 4.9, m बराबर 4.9/4.9। तो कट के हो जाएगा 1। तो m का मान निकल के आएगा 1 किलोग्राम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम एक कण में जो है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और उसकी चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो कण का पर जो है कार्यरत बल क्या होगा। इसमें m दिया हुआ है 2 kg, v दिया हुआ है 5 मीटर, r दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें निकालना है फोर्स। व्हाट इज फोर्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें निकालना पड़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला तो a बराबर v²/r। तो हमारा v का मान दिया हुआ है 5 × 5/10। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। तो चलिए जल्दी से उतारिए, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। जल्दी से आप लोग ये उतारिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा a निकल के आ गया 2.5। अब हमें निकालना है फोर्स बराबर होता है m इंटू a। m दिया हुआ है हमारा 2 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी में दिया न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी में दिया न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी में दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसी पे जो है रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ समय की, ऑप्शन बी में दिया है दूरी की, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश की चाल की, ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश की तीव्रता की। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए किसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में।
चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ये जो है खगोलीय दूरी मापने वाला जो है प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है निर्वात में एक वर्ष में जो है तय की गई दूरी को ज्ञात किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और पारसेक में देख लेते हैं हम। 1 लाइट ईयर बराबर 3.26 पारसेक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी दूरी की। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया हुआ गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया हुआ ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो कोयले से जो वाणिज्य रूप से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, पैदा की जाती है, वो ताप ऊर्जा पैदा की जाती है। और गतिज ऊर्जा जो है वो गति के कारण उत्पन्न होती है। और स्थितिज ऊर्जा जो है वो जो है किसी स्थिर वस्तु की स्थिति के कारण जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और गति के कारण जो है गतिज ऊर्जा होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है निर्वात में सैटेलाइट निर्वात में जो है सैटेलाइट उपग्रह है। ऑप्शन ए में दिया है सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा में रखा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है पथ गति रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निर्वात में जो है सैटेलाइट है। निर्वात में सैटेलाइट जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के में जो है ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके प्लवन होती है या तैरती है, किसके कारण जो है वो सुई या पिन जो है वो जल के पृष्ठ पे जो है तैरती रहती है। ऑप्शन ए में दिया श्यानता, ऑप्शन बी में दिया असंजी बल, ऑप्शन सी में दिया पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पृष्ठ ऊर्जा। तो चले जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवन या तैरती है। तो सुई या पिन जो है वो जल पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T बराबर F/L, फोर्स बाय लेंथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकता है। ध्वनि जो है हमारा नहीं गुजर सकता, किससे नहीं गुजर सकता। ऑप्शन ए में दिया है जल से, ऑप्शन बी में दिया है स्टील से, ऑप्शन सी में दिया है वायु से, ऑप्शन डी में दिया है निर्वात से। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ध्वनि नहीं गुजरता है। ध्वनि जो है वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए निर्वात से नहीं गुजर सकता है। अग्निशामक शमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभ्रक, ऑप्शन बी में दिया एस्बेस्टस, ऑप्शन सी में दिया टेल और ऑप्शन डी में दिया हुआ स्टील टाइट। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र जो एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वर्ण, ऑप्शन बी में दिया है चांदी, ऑप्शन सी में दिया है पारद, ऑप्शन डी में दिया है तांबा। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है जैसे किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है? सबसे कम जो है वो पारद मतलब Hg का जो गलनांक है वो सबसे कम है। इसका जो गलनांक होता है 38.89 डिग्री सेल्सियस। और हम चांदी का देख लेते हैं। चांदी का गलनांक कितना होता है 96.8 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद है तांबा का गलनांक कितना होता है 0.8 डिग्री सेल्सियस। और स्वर्ण मतलब सोने का 146.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा पारद Hg। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर वो 80 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा कह रहा है जल गैस के मुख्य घटक जिसमें मिथेनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं वो है। तो जल्दी से बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल गैस के मुख्य घटक जिसमें मेथेनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं वह जो है वो CO2 और H2 ये है वो हमारा। जिसमें CO और H2 है वो ऑप्शन बी। जिसमें CO का मात्रा जो है वो 45% है और H2 का मात्रा जो है वो 49% है। इसका उपयोग जो है मेथेनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है, इसीलिए यह जो संश्लेषण गैस या सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा CO+H2। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन पर जो है फ्यूजन पर आधारित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है ओजोन, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो मेनली जिम्मेदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी इसमें इसके लिए जो है मीथेन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ओजोन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ये भी जिम्मेदार है इसके लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया है फॉर्मिक एसिड। तो चलिए जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो फॉस्फोरस अम्ल के कारण जो है इसका खट्टा स्वाद होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीवाणु में फिमड़ी का कार्य होता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु को गति प्रदान करना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लैंगिक जनन में भाग लेना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जीवाणु को आकार प्रदान करना, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीवाणु में फिमड़ी जो होता है इसका क्या कार्य है। फिमड़ी का जो मेनली काम होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेना होता है, और ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसी ही छोटी छोटी संरचना होती है इसकी, और इसकी वो जो है ये कोशिका भित्ति की जो है सतह पर पाई जाती है फिमड़ी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है शैवाल की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ऑप्शन ए में दिया है सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन और तथा मैनेन द्वारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और तथा प्रोटीन द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है पैक्टिन, सेल्यूलोज तथा प्रोटीन द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तथा पैक्टिन द्वारा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन और मैनेन के द्वारा जो है निर्मित होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में जो है मतलब किडनी में जो है रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। बाकी सब निकाला जाता है लेकिन कौन जो है वो नहीं निकाला जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमोनिया, ऑप्शन बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया यूरिया होगा यहाँ पे, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यूरिक एसिड। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वृक्क के द्वारा जो है वो वेस्ट सब्सटेंस के रूप में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाला जाता, बाकी इस सब को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को निकाला जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पिरकनासी से प्रदूषित झील में पिरकनासी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ मछलियों में, ऑप्शन बी में दिया हुआ जल पादपों में, ऑप्शन सी में दिया हुआ जल पक्षियों में, ऑप्शन डी में दिया है प्लवकों में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पिरकनासियों में से प्रदूषित झील में जो है पिरकनासी का स्तर सबसे अधिक किस में होता है। मछलियों में, जल पादपों में, जल पक्षियों में और प्लवकों में किस में जो है सबसे अधिक स्तर होता है, बताइए जल्दी से। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पिरकनासी में जो है से प्रदूषित झील में पिरकनासी का स्तर सबसे अधिक जो होता है वो प्लवकों में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत में अधिकतम
भारत में अधिकतम जैव विविधता यहाँ देखी जाती है, कहाँ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक मिनट, पूर्व हिमालय और अंडमान निकोबार समूह में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पूर्व एवं पश्चिमी घाटों में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मध्य पश्चिमी हिमालय में। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पूर्व हिमालय एवं पश्चिम घाटों में। तो चलिए जल्दी से बताएं कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख ले। क्वेश्चन में कह रहा है भारत में अधिकतम जैव विविधता यहाँ देखी जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो पूर्व हिमालय एवं पश्चिम घाटों में जो है देखी जाती है। तो आज हम लोग अपना प्रश्न यही ख़त्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार में मिलेंगे।